प्यारे बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था संविधान के बारे में, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे संविधान क्यों होना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा था कि संविधान की क्या ज़रूरत है और आज हम इसके बारे में ही आगे पढ़ेंगे। तो इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में ज़रा अजीब सी लगती है। असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। तीखे ढंग से मतलब कि हम लोग दूसरे की बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। चाहे दूसरा आदमी भी ठीक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम ही हमेशा सही हों। तो ये बात सुनने को ज़रा अजीब सी लगती है। असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे चित्रकथा पट को देखिए। मैं जो बात कह रही हूँ वो आपको और क्लियर समझाने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। तो पहले हम उस उदाहरण को देख लेते हैं कि शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। अच्छा देखो, अगले दिन एग्ज़ाम है, पिछले दिन फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है। जैसे मान लो तुम्हारी कोई फेवरेट मूवी आ रही है, तो पढ़ाई करोगे कि मूवी देखोगे? अब ऐसा है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और ये सोच रहे हो कि मूवी अब पता नहीं कब जाके आएगी। परंतु ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मूवी तो कभी ना कभी आ सकती है, पढ़ाई का समय तो नहीं आएगा। तो वैसे ही ये लड़की बेचारी दुविधा में है कि ये क्या करे। तो शबनम, तुम परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? उसकी मम्मी पूछती हैं। तो वो बताती है कि मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा है। अगर आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा भी मन देखने को करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज रात कोई भी टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। तो अपनी फैमिली वालों को रिक्वेस्ट करती है कि मैं तो नहीं देख पाऊँगी, तो अगर आप ना देखें, आप लोग भी नहीं देखेंगे तो मुझे इतना मन नहीं ललचाएगा, पर आप लोग देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा कि मैं भी देखूं। अब वो सोचती है अगले दिन जब एग्ज़ाम दे रही है, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल हैं जो उसको पढ़ने बाकी थे, उसी में से सारे सवाल हैं। तो उसको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि उसने एक अच्छा डिसीज़न लिया उस समय, कि उसको फिल्म ना देख करके, वो कार्यक्रम ना देख करके उसने अपनी पढ़ाई की। तो ऐसे ही है, कई बार हम लोग सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, कहीं सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में संविधान हमारी मदद करता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश की आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। विकृत यानी कि खराब हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस नंग में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे तौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। क्योंकि कई बार चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, तो इससे अच्छा नहीं होता, लोकतंत्र होता ही नहीं तो अच्छा था। किसी राजा का शासन होता तो इतनी गुंडागर्दी तो नहीं होती, एक ही आदमी का होता ना बोलबाला। परंतु हम लोग फिर इस बात को भूल जाएंगे कि बहुत लंबे समय तक तानाशाह के अधीन रहने से हमारे बहुत सारे हित जो हैं उनको ठेस पहुंचेगी, हमारे बहुत सारे हित जो हमारे अधिकार हैं वो हमसे छीन लिए जाएंगे। तो इस तरह की भावनाओं को रोकने के लिए संविधान मदद करता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा में
आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ दिया हुआ है। आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों में से जुड़े मूलभूत नियमों की तालिका भरें और इसके ज़रिए हम इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। तो पहला तो वही उदाहरण है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। मूलभूत नियम ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किसी देश की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं, कि हमें कोई ना कोई शासन व्यवस्था चाहिए जहाँ पर हम आसानी से रह सकें। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है और लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। शबनम टीवी देखने के लिए अपने अध्यायों को दोहराने के लिए फैसला लिए हैं। तो इसके पीछे मूलभूत नियम क्या हैं? जैसे हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, तो वो हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं कि हम लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है अपने नेता को चुनने का, कि हमें कोई बेवजह परेशान नहीं कर सकता। वो करेगा परेशान तो अगली बार उसको भुगतना पड़ेगा, उसे चुना नहीं जाएगा। दूसरा ये है लड़कियों बास्केटबॉल वाला, ये अल्पसंख्यकों का मुद्दा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। और शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला किया। तो हमारे संविधान का है कि हमारा संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। वो किसी भी मतलब कि कुछ लोगों की वजह से हमारे देश के संविधान को बदलने से रोकता है। तो आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों के रूप में किस तरह ग्रहण करते हैं। तो भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, ये दिया है। संविधान, ये चित्र देखो। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये येलो वाले जो हैं दिखाई दे रहे हैं, संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि आज़ादी से पहले ही लोग इस बात को डिस्कस करने लग पड़े थे, नेता लोग, कि हमारा देश किस तरह का होना चाहिए, कौन सा कानून बनना चाहिए, किस तरह की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, उसके ऊपर वो पहले से ही बात करने लग पड़े थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट किया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। तो मतलब कि अंग्रेज़ों के अधीन रह रहकर इतनी बात ज़रूर सबके दिमाग में आ गई थी कि हमारा देश जो है उसको लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। ठीक है, सब लोग समान हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है और ना ही कोई ईसाई है। सब बराबर हैं और सबको भारतीय नागरिक होने का और जो अधिकार एक नागरिक को प्राप्त है वही सभी को प्राप्त है, कोई विशेष नहीं है मतलब कि। तो सबको एक समान माना जाएगा। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा, वही वोट डाल सकते हैं आप। ठीक है, वो तो हर इंसान को ही मिला हुआ है, जो भारत का नागरिक है उसे वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। उसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाएगा और सभी को सरकार में साझेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए।
ठीक है। अब कैसे बनाई जाए भारतीय सरकार जो है, तो उनके कामकाज के नियम क्या हों और किसी काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो आप लिख लो प्रश्न कि संविधान बनाने के लिए कितने लोगों ने संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, तो 300 थे। तो भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। तो आपको पता ही है, इसको बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का कुल समय लगा था। ठीक है, लिख लो ये प्रश्न, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति, क्योंकि आपको पता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं, खान पान, त्योहार, रीति रिवाज, सब कुछ अलग है। हमारे देश में तो सिमिलैरिटीज़ या समानताएं बहुत कम हैं, सब लोग अलग अलग ही थे। तो वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि हमारा देश अभी नया नया आज़ाद हुआ था। तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। ठीक है, तो भारत 47 में भारत का बंटवारा होने वाला था, पाकिस्तान और भारत 2 हिस्से बनने वाले थे। तो कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि कुछ भारत के साथ मिलना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान से। भी किधर जाएंगी। जनता और सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, गरीबी बहुत थी, क्योंकि जो था देश में वो से अंग्रेज ले जा चुके थे और अभी नए सिरे से सब कुछ शुरू करना था। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। ठीक है, उन लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी जब देश आज़ाद हुआ। जैसे नया घर बनाना है, नया घर सब संवारना है, तो शुरू में कितनी दिक्कत आती है, वैसे ही था, सब कुछ एक एक करके चीज़ इकट्ठी करनी थी। तो वैसे ही भारत का हिसाब था। तो जो उनके जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने बहुत बहादुरी से इसके से संबंधित काम किया और देश को एक कल्पनाशील दस्तावेज दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाया। तो जो संविधान बना रहे थे उन्होंने ये पूरा विचार किया कि हमारे देश के हर धर्म, हर भाषा, हर व्यक्ति और उससे संबंधित भावनाओं को सम्मान मिले, किसी की भावनाओं को ठेस ना मिले, लगे कोई ये ना समझे कि उसे अनदेखा किया गया है या उसे इग्नोर किया गया है, जिसे हम कहते हैं। तो मतलब कि हर एक को ध्यान में रख करके उन्होंने इस तरह के दस्तावेज बनाए, जिसमें अल्पसंख्यकों से लेकर औरतों से लेकर दलितों तक सबके लिए कुछ न कुछ था। तो सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए और के ज़रिए गरीबी उन्मूलन क्या होता है, गरीबी उन्मूलन क्या होता है, ये है गरीबी उन्मूलन। गरीबी तो गरीबी है और उन्मूलन है उखाड़ फेंकना, समाप्त कर देना। ठीक है, उसे हम कहते हैं उन्मूलन, जड़ से उखाड़ देना। तो देश में क्योंकि गरीबी थी लोगों के, तो उस लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए जो प्रयास थे, उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किए गए हैं। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक, आर्थिक और सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिससे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य से
उद्देश्य को पूरा करने के लिए साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया जाए। तो बहुत ही उन्होंने बढ़िया काम किया था जो हमारे संविधान रचनाकार थे, क्योंकि उस समय की समस्याएं और नव भारत का निर्माण था, तो उसमें जो उन्होंने कार्य किए हैं वो वाकई सराहनीय हैं। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता थी संघवाद। तो इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना, उसे हम कहते हैं संघवाद। संघ समझते हो तुम? संघ क्या होता है? संघ होता है ग्रुप या दल या से बहुत सारे लोगों का समूह, ठीक है। तो एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना, जैसे हमको पता है भारत सरकार का है, हमको पता है कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है और एक हमारे पंचायत स्तर पे है, क्योंकि हमने ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम छठी में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, 7वीं में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। आपने छठी में पंचायती राज पढ़ा था और वो तीसरा स्तर है। उसके बाद आपने छठी में पढ़ चुके हैं राज्य सरकार के बारे में, वो दूसरा स्तर है। और राज्य सरकार के कामकाज को देखा। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 8वीं में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अलग अलग स्तर पर थे, केंद्र, राज्य, पंचायत, ये 3 स्तर पर अलग अलग सरकारें हैं जिनका चुनाव की जनता करती है। ये संघवाद का हिस्सा है। तो भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठे भर लोग देश के फैसले ना लें। आपको पता है हमारे भारत में इतनी विविधता है कि कोई एक इलाका जो है वो दूसरे से मैच नहीं करता है, ठीक है ना। अब कहाँ कश्मीर तो कहाँ तमिलनाडु, कहाँ राजस्थान तो कहाँ बंगाल, कोई भी लोग आपस में ना भाषा में, ना वेशभूषा में, ना विचारों में, किसी भी रूप से एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तो अकेले दिल्ली में बैठे ऐसी विविध देश के अलग अलग जहाँ पे लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ लोग कैसे फैसला कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके सरकार को इस तरह से बांटा गया कि कुछ फैसले तो सरकार देश के हित में लेगी, वो केंद्र सरकार लेगी, और कुछ जो स्थान विशेष के लोग हैं उनके लिए से राज्य सरकारें हैं। जैसे बंगाल की अपनी अलग सरकार है, कश्मीर की अपनी अलग सरकार है, तो तमिलनाडु की अपनी अलग सरकार। तो मतलब कि वो उस क्षेत्र से संबंधित लोगों के विषय में फैसले लेगी, उनके हितों को ध्यान में, कि उनकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है सबकी ज़रूरतें एक समान हो, किसी की कोई डिमांड हो सकती है, किसी की कोई डिमांड हो। तो इन डिमांड्स का ध्यान जो है वो राज्य सरकार अपने स्तर पे के लोगों के हिसाब से देखती है। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग सारे देश का फैसला नहीं कर सकते, इसलिए राज्य सरकारों के स्तर पर भी कार्य होना चाहिए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है, ठीक है। कुछ फैसले हैं जहाँ पर केंद्र सरकार की बात जो है वो राज्य सरकारों को माननी पड़ती है, बाकी ज़्यादातर उनके अपने राज्य से संबंधित फैसले जो है वो राज्य सरकारें ही लेती हैं, ठीक है। जो जहाँ की सरकार है, राज्य सरकार है, वही उस राज्य से संबंधित फैसले लेती है। कुछ मुद्दे हैं जिन पर कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो फैसले लेती है। तो बनाए गए कानूनों में कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताएगी कि कौन से स्तर पर सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतज़ाम कहाँ से कर सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इतना सारा काम है, तो बिना पैसे के तो कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये फैसला जो है वो ये भी फैसला लिया गया कि सरकार कहाँ से पैसा लेगी अपने काम करने के लिए और कहाँ खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी।
तो इन सब का फैसला जो है वो हमारे संविधान में लिया गया है। उसमें बताया गया है कि कहाँ से आपकी आमदनी होगी, राज्य की और केंद्र की और पंचायतों की, और कहाँ कहाँ पे उनकी इस आमदनी को खर्चना होगा। ठीक है, तो संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो राज्य सरकारों को भी संविधान से अधिकार मिले हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होते। समझ गए? मतलब कि जैसा मतलब कि वो कहेंगे, केंद्र कहेगा वैसा राज्य सरकारें नहीं मानती हैं। ठीक है, राज्य सरकारों को अपने अधिकार मिले हैं जो उसे संविधान ने दिए हैं, केंद्र सरकार ने नहीं दिए हैं। संविधान अलग है, केंद्र सरकार अलग है। ठीक है, केंद्र सरकार को भी संविधान ने ही वो दिए हैं, अधिकार दिए हैं, और राज्य सरकारों को भी संविधान ने ही अधिकार दिए हैं। केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए फैसले तो अवश्य लेती है, परंतु वे राज्य सरकारों को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक है, सभी लेवल्स पर, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, हमारी राज्य सरकार हो, चाहे हमारे पंचायती स्तर हो, सब स्तरों पर लोग ही चुनते हैं कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा, कौन हमारा नेता होगा। कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी पड़ी थी ना तुमने, कांता की और उसके मालिक की कहानी, वो जो एक ही लाइन में खड़े थे वोट डालने के लिए। और तो मतलब कि जब वो वोट डालने के लिए खड़े थे तो कांता समझती है कि सब समान है, पर शाम को जब वो डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लंबी लाइन में खड़ी होती है उसको लेकर के, तो उसको समझ में आता है कि सब समान नहीं है, गरीबों को तो हर जगह लाइन में लगना ही पड़ता है। उसके मन में इस तरह से भावनाएं आती हैं। तो कांता की कहानी दी गई है जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी। भारत का संविधान अपने वयस्क मताधिकारों नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। आपको पता ही है, 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है। तो संविधान सभा के सदस्य जब संविधान रचना कर रहे थे, यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। ठीक है, जो इतना स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्ष हुआ, लोगों ने इतनी मिलके प्रयास किए, चाहे स्त्री पुरुष, चाहे जो मर्जी जाति समुदाय के लोगों, तो संविधान सभा के सदस्यों को इतना तो समझ आ गया था कि ये सभी लोकतंत्र का महत्व जो है समझते हैं, तो इन सबको मत का अधिकार का प्रयोग होना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता। तो एक वोट, हर व्यक्ति का एक वोट, यानी कि सभी समान। तो औरत है, मर्द है, सबको वोट डालने का अधिकार है। अमीर है, गरीब है, सबको वोट डालने का अधिकार है। अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, सबको वोट डालने का अधिकार है। और सबके वोट की शक्ति एक है, एक ही होगा वोट का, उनका जो भी ताकत है, मतलब कि एक ही कीमत होगी उस वोट की। ये नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके वोट की कीमत 4 मानी जाएगी, गरीब है 1, नहीं, अमीर की भी एक, गरीब की भी एक। तो इससे उन्होंने इसका प्रयोग किया समानता के लिए, चाहे स्त्री पुरुष भी सब बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, जिसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे सामाजिक पृष्ठभूमियाँ कैसी हो। ठीक है, चुनाव भी लड़ सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे आप जिस मर्जी जाति समुदाय से संबंधित हों। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि इनका चुनाव जनता करती है, तो इनको जब जनता प्रश्न करती है तो इनको उत्तर भी देना पड़ता है कि अगर हम 5 साल अगर हमने शासन किया तो हमने क्या काम किए। उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, वो ना नहीं कर सकते कि हम नहीं बताएंगे, तो उनको बोलना पड़ता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अब है शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि
जब हमारा देश बना, इतना बड़ा देश है, तो देश में संविधान बना और साथ में आई, उसके साथ में आई शक्तियाँ। तो शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया, किसके पास कितनी शक्ति रही, तो इसके लिए 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका क्या है? विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जितने भी हमारे एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, वो सारे विधायिका में होते हैं, यानी कि जो कानून बनाते हैं। ठीक है। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन करने चलाने का काम करते हैं, यानी कि जितने हमारे ऑफिसर वर्ग हैं, जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं, वो कार्यपालिका में आते हैं। नेता लोग जो है वो नियम बनाते हैं, अधिकारी लोग जो हैं वो जगह जगह पर कार्य करते हैं और इन नियमों को लागू करवाते हैं। तो और उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप पुस्तक इसी बुक में हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे। न्यायपालिका सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। तो क्योंकि शक्तियाँ आई हैं तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, ये देखने के लिए न्यायपालिका रखी गई, जहाँ पर कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो हम शक्तियों का हमने देखा कि 3 प्रकार के अंग हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, जहाँ हमारे सारे नेता आते हैं, एमएलए एमपीज़ आते हैं। फिर है कार्यपालिका, जहाँ पर हमारे सारे ऑफिसर अधिकारी आते हैं जो कामों को लागू करवाते हैं। और उसके बाद है न्यायपालिका, जहाँ पर कि कानून बनाए जाते हैं और शक्तियों पर अंकुश लगाए जाते हैं। तो सरकार को किसी भी शाखा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इसी तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन रहता है। ठीक है। ये सभी जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाते हैं, एक दूसरे को का ध्यान रखते कोई सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं करना। आगे है इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य ये नहीं हिमाचल है, पंजाब है राज्य, नहीं, यहाँ पे राज्य का मतलब हमारे पूरे देश से है। ठीक है। एक पर्टिकुलर राज्य नहीं है, विशेष राज्य नहीं है, पूरे देश को ही यहाँ पे राज्य बोला गया है। तो इसका ध्यान राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार के भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करवाना। ठीक है। तो देश यानी देश की सरकार। तो राज्य की जब हम बात करते हैं तो सरकार की बात करते हैं, अपने देश की सरकार की बात करते हैं। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों के प्रतिनिधित्व करती है। इसी आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार के कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक जैसा कि समझ में आ रहा है, मौलिक यानी कि मूल, कि जो हमारे शुरू के होते हैं। मूल होती है जड़, तो जड़ से ही पौधा शुरू होता है। तो समझ लो ये हमारे संविधान की जड़ है, हमारे मौलिक अधिकार जो हमें सरकार ने हमें भारत का नागरिक होने के नाते दिए हैं। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो लिख लो इस प्रश्न को कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो वो है मौलिक अधिकार। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। ठीक है। जो अंग्रेज़ आए थे वो जब भारत में रहे तो उनकी जो नीतियाँ थी उन्होंने लोगों के दिमाग में ऐसे भर दिया था, संदेह भर दिया था कि ये हमारा कहीं अगर हम आज़ाद तो हो रहे हैं पर अब हम पे कोई और ना अपना अधिकार जमा दे। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए।
तो जो नेता लोग थे उन्होंने ये फैसला किया कि देश की जो सरकार है और जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो सरकार के ऊपर नियंत्रण भी रख सके, और जो देश के जो लोगों ने इतनी प्रयास करके अपने देश को आज़ाद किया उनके अधिकारों की रक्षा भी हो सके। तो वो लिखित होनी चाहिए, क्योंकि मौखिक बात का कोई विश्वास नहीं करता है, लिखित बात का कोई आधार होता है। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इसी तरह संविधान सभा और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये देखो, ये हमारे लिए है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का में से कुछ, पहला है समानता का, यानी कि सब बराबर हैं, गरीब अमीर छोटा बड़ा किसी भी जाति का है, स्त्री है पुरुष है, सब लोग जो है वो देश में बराबर हैं और कोई छुआछूत की प्रथा वगैरह नहीं, उसको इसमें कोई स्थान नहीं है। ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भाषा सीख सकते हैं, जो मर्जी धर्म जो है वो उसको अपना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र समझते हैं ना, आज़ाद है, मन मर्जी है कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। सभी संगठन, कोई संगठन बनाना हो बना सकते हैं, भाषण बोल सकते हैं, लोगों के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पत्रकारिता है तो आप वहाँ पे अपने विचारों को बता सकते हैं, मतलब कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई तंग नहीं कर सकता। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान में कहा है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों से मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण करना खिलाफ है, किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकते। जैसे पहले आदमी को बेच दिया जाता था, तो अब वो बेच नहीं सकते हैं, मनुष्य को बेच नहीं सकते हैं, चाहे जो मर्जी स्थिति हो। फिर 14 जबरिया श्रम ने किसी से बेगार नहीं करा सकते कि काम कराया और उसको पैसा नहीं दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अपराध है। उसके बाद 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पे नहीं रख सकते, ये भी एक अपराध है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। तो सभी, क्योंकि हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, परंतु ये कोशिश की गई कि बाकी जो मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, उनके धर्मों की भी रक्षा हो, इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया कि कोई रोक नहीं सकता। तो सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म अपनाते हैं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। उसके बाद 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, और आप जिस मर्जी संस्कृति को, जो मर्जी त्यौहार जो है वो है मना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संविधान का, क्योंकि हर चीज़ है वो समय से नहीं रहती, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उस अधिकार को सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इन जो पिछले 5 अधिकार हैं, इनमें से यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इनमें से कोई भी उनका अधिकार जो है वो उसका मतलब कि उसको नुकसान पहुंचा है, तो वो उसके खिलाफ जो है वो अदालत में जा सकता है, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया है। ठीक है। तो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी, ये देख लो तुम यहाँ से, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया। बहुसंख्यक मैंने बोला ना, हिंदू और बाकी समुदाय अल्पसंख्यक। तो ऐसा नहीं हो कि हिंदू सबको हिंदू बनाते फिरे, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। ठीक है, हर आदमी जो है वो अपने अधिकार को मांग सके। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जो कानून बनाने का अधिकार जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों और मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। अच्छा, ये प्रश्न है देखो कि मौलिक अधिकारों का कहाँ उल्लंघन हो रहा है। 13 साल का बच्चा यदि कालीन बनाने के कारखाने मजदूरी करता तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो भी हो रहा है। आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं भारत में। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम से स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाए, ये भी गलत है, ठीक है, उसको होनी चाहिए अनुमति। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो ये क्या है? ये भी उसके अधिकारों के विरुद्ध है, क्योंकि महिला होने का अर्थ ये थोड़ी है कि उसको उसके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। नहीं, कानून के आगे तो सब बराबर है। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई एक धर्म मुख्य नहीं होना, कि जैसे हम यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत का मुख्य धर्म हिंदू है, नहीं, सभी धर्म बराबर है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से